उन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी या तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या फिर उन्हें सेलेक्ट होने में कई साल लग जा रहे हैं। ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो कि पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कट ऑफ 550 जाता है, 560 जाता है, 570 जाता है, तो इनके मार्क्स आते हैं 350, 400, 450। और ये जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं इन्हें अच्छे ट्यूशंस मिले हैं, अच्छे स्टडी मटेरियल मिले हैं और ये पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों की वजह से इनके नेगेटिव्स हो रहे हैं। वही क्वेश्चन ये एग्जाम में गलत करके आते हैं, घर पे आते हैं तो इनको ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इनका सिलेक्शन 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से रह जा रहा है। और इन दोनों ही स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है तो अगले साल के लिए फिर ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिर ये कमर कसते हैं कि इस बार और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देंगे। लेकिन ये जो इनकी प्रॉब्लम है ये बार बार रिपीट हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेजर फ्रैक्शन है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इनकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनकी ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना हो। तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कि पूरी मेहनत के बाद भी 350, 400, 450 पे रह जा रहे हैं, यानी ये पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट रह रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस बचा रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी प्रिपरेशन शायद प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रही, ये प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ा डिफरेंस रह जा रहा है। इन्हें ये नहीं पता प्रॉपरली कि नीट यूजी एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सारे स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिले हुए हैं, सब कुछ अच्छे से मिला हुआ है इनका और ये पूरी अपना 100% दे रहे हैं, पूरी मेहनत से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एग्जाम में 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये छोटी छोटी गलतियां क्यों हो रही हैं इनसे? क्योंकि ये एग्जाम सही से अटेंड नहीं कर रहे हैं, सही से एग्जाम दे नहीं रहे हैं। इन्हें एग्जाम अटेंड करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं पता, जिसकी वजह से एग्जाम में अपना ये 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने नीट यूजी एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, और फिर हम बात करेंगे हमारे एग्जाम देने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि अपना एग्जाम में 100% दे सकें। ये जो छोटी छोटी गलतियां हर बार रिपीट हो रही हैं, ये गलती हमारी रिपीट ना हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने नीट यूजी एग्जाम के लिए हमें क्या करना होता है, कितना करना होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो किसी भी चैप्टर के लिए आपको 2 चीजें करनी है। एक तो टीचर के नोट्स, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स आपको करने हैं, नोट्स में जो उन्होंने क्वेश्चन करा रखा है उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और इसके बाद फिर आपको कोई एक ऐसी बुक सॉल्व करनी है जिस बुक के अंदर हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रखे हो। और हमारे टाइम पर एक बुक थी एररलेस, इस एररलेस बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन इस बुक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? काफी मोटी बुक है, तो स्टूडेंट्स देखकर ही घबरा जाते हैं कि इस बुक को सॉल्व कैसे करें। तो इस बुक को सॉल्व करने की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हर एक माइंडसेट का बच्चा इस बुक को सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप कर सके, इस बुक को सॉल्व कर सके। वो मैं आपसे एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और फिर अगर आप इतनी ये 2 चीजें कर रहे हो, टीचर के नोट्स कर रहे हैं या एररलेस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इतना कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के लिए, तो आप कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका तैयार हो गया और नेक्स्ट चैप्टर के लिए जा सकते हैं। अब एक बात समझ लो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें अपने अंदर एक सूडो कॉन्फिडेंस लाना होता है कि नहीं ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया, मैं आगे जा सकता हूं। तो वो सूडो कॉन्फिडेंस कब आए? कब आप उससे कह सकते हो कि ये चैप्टर आपका तैयार हो गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो किसी भी चैप्टर के लिए अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका तैयार हो गया और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए जा सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, बहुत कुछ मैंने आपको नहीं बता दिया करने के लिए किसी भी चैप्टर के लिए। जो सच में सिलेक्शन लेने के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इससे बहुत ज्यादा कुछ करते हैं। वो एक पर्टिकुलर कोचिंग का मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे कोचिंग वहां के जो मॉड्यूल मिले वहां के जो क्वेश्चन बैंक मिले उसको सॉल्व करते हैं। और इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, परफेक्शन नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप केवल ये 2 चीजें कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में सेम यही चीज आपको रिपीट करनी है, टीचर के नोट्स करने हैं और ये बुक सॉल्व करनी है आपको, ठीक। ये जो मैं एररलेस बुक के बारे में आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल आप एररलेस बुक ही फॉलो करो, आप दूसरी कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उस बुक के अंदर हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रखा है तो आप उस बुक को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें करनी है अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी।
बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी का अकेले का वेटेज है 50%, पता है आपको 50% वेटेज है हमारे बायोलॉजी का एग्जाम में। 90 क्वेश्चन आते हैं इससे, देखा आपको 90 क्वेश्चन आते हैं 180 बायोलॉजी के। और ये बायोलॉजी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल पढ़ लेना, इसका पूरा जो कोर्स है अपने मेमोरी बैंक में फिट कर लेना, केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप बायोलॉजी कैसे पढ़े आपने, कैसे इसको तैयार किया है साल भर, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो फिर ऑटोमेटिकली आप इन दोनों सब्जेक्ट पे कम टाइम दोगे, वो आपके वीक हो जाएंगे। और बायोलॉजी को लेकर अलग अलग स्टूडेंट का अपना अलग अलग व्यू होता है। कुछ सोचते हैं कि ये रटने का सब्जेक्ट है, रट लेते हैं इसको, और रटने के चक्कर में अकेले बायोलॉजी में वो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद भी रटने की वजह से इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है अकेले बायोलॉजी का कि फिर ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे वीक होने होंगे। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप करने के लिए इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर उसको बाद में रिवाइज कर पाना, याद कर पाना, वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। और इतना कुछ करने के बाद भी बायोलॉजी की आधा से ज्यादा लाइनें वो काले नीले हरे पेन से अंडरलाइन कर देते हैं एज अ इंपॉर्टेंट। अब इतना पढ़ने के बाद भी, इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी हमें इतनी ज्यादा लाइनें इंपॉर्टेंट क्यों लग रही है? क्योंकि शायद हमें वो समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाता तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं जाता, फिर तो आपके लिए एक प्रोसेस हो जाता, अलग से आपको इतना फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने बायोलॉजी का हर एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। उसके बाद इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि ज्यादा मैटर ना कलेक्ट हो, ताकि फिर बाद में आपको रिवाइज करने में, याद रखने में सारी चीजों को प्रॉब्लम ना आए। और मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स, हमारे जो चैनल है मैट बायो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर कई सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, पूरा चैप्टर मैंने वहां पर डाला हुआ है। उन वीडियोस को जब आप देखोगे तो अपने आप आपको डिफरेंस फील होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और इतना पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको एनसीईआरटी अलग से लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। हर एक चैप्टर मैंने एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन उस चैप्टर को पढ़ाया एनसीईआरटी से, ताकि एनसीईआरटी का जो डर है वो आपके अंदर से निकल जाए। आपको ये लगे कि एनसीईआरटी आपको समझ में आ रही है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको हर एक लाइन अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसके बाद जो आपका सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत बचती है, एग्जाम्पल कैसे याद किया जाए। एग्जाम्पल का अलग आपके ऊपर बर्डन रहता है, तो हमें एग्जाम्पल कैसे याद रखना है ताकि वो एग्जाम्पल हमें लंबे समय तक याद रहे, अलग से बर्डन ना क्रिएट करे हमारे ऊपर। ये सारी चीजें जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया, वहां पर मैंने आपको बताया कि हमें एग्जाम्पल किस तरह से याद रखना है ताकि हमें लंबे समय तक एग्जाम्पल याद रहे, ठीक है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने नोट्स के मटेरियल को उठाकर एनसीईआरटी में लिख लो, ताकि जब रिवीजन की बारी आए तो रिवाइज करने के लिए बायोलॉजी के नाम पर केवल एक बुक रहे हमारी एनसीईआरटी, उसमें हमारी सारी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि हमने नोट्स का उठाकर अपनी एनसीईआरटी में लिखी है, ताकि रिवीजन के टाइम पर केवल बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रिवाइज करके हम कम से कम टाइम देकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें, ताकि हम, ठीक है। और जितनी बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई है उतना करने के बाद आप बायोलॉजी में हर एक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, वो अपने आप आपको डिफरेंस फील होगा। उसके साथ साथ आप ये सीख सकते हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप कैसे करनी है, ताकि आप बाकी के सब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई कर सकें। और एक बार जब आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप करना आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअली आपको चीजों को समझने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर अपने आप आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आपके लिए पढ़ाई से आसान कोई कुछ रह ही नहीं जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ, आपकी पूरी जर्नी इजी हो जाएगी। और मैंने अपने ऐप की फी भी इतनी कम रखी है ताकि हर एक बैकग्राउंड का बच्चा उसको अफोर्ड कर सके बिना किसी बर्डन के। तो ये हमने बात कर लिया कि अपने नीट यूजी एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके बाद आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है रिवीजन, क्योंकि जब पूरी साल पढ़ाई करने के बाद एंड में जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हो एग्जाम के जस्ट पहले, तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हो और आपका दिमाग दूसरे टॉपिक पे जाता है, और आप चाहकर भी खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसकी वजह से आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और ये कौन सा टाइम है? एग्जाम के जस्ट पहले का टाइम, जो कि आपका सबसे क्रूशियल टाइम है, और वो वेस्ट होने से आप रोक भी नहीं पाते हो, आपका दिमाग ना चाहते हुए भी दूसरे टॉपिक पे जाता है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसके बाद भी अलग अलग स्टूडेंट अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं रिवीजन के लिए, और उनकी रिवीजन, मैक्सिमम स्टूडेंट की रिवीजन एग्जाम के दिन तक कंप्लीट नहीं हो पाती है, एग्जाम के दिन तक वो रिवीजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो साल भर पढ़ाई की है उसका 100% भी आउटपुट नहीं दे पाते। तो हमारे रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी टॉपिक पर है, हमारा दिमाग दूसरे टॉपिक पे ना जाए, और हमारी रिवीजन एग्जाम के कम से कम 4 से 5 दिन पहले हम पूरा कोर्स कम से कम 4 से 5 बार पूरा कोर्स हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, कि हमें एग्जाम कैसे अटेंड करना है, हमें एग्जाम कैसे देना है। तो जितना मैंने आपको बताया उतना पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए एग्जाम में? तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि इतनी पढ़ाई की हमने, अब तो पूरे 180 क्वेश्चन हम अटेंड करके आएंगे। और अगर आप ये घर से सोचकर जा रहे हैं कि आपको पूरे 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हो।
अगर आपकी फर्स्ट रैंक आने वाली है और अगर आप इस स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं, पूरे 150 क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं, तो इसके आगे 2-3 जीरो आप कम से कम मेरी तरफ से लगा दो। अगर आपकी 100 रैंक आने वाली है और अगर आप इस स्ट्रेटेजी से आ रहे हो घर से कि पूरे 180 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, उसके आगे 2-3 जीरो कम से कम मेरी तरफ से लगा दो। आप 180 डिजर्व करते हो, मैं भी आपको 180 तक पहुंचाऊंगा, आपने बहुत मेहनत की है, 180 तक हम भी पहुंचेंगे, लेकिन एक ऐसे पाथ से हम 180 तक जाएंगे जिससे कि हमारे नेगेटिव्स ना हो, ये जो छोटी-छोटी गलतियां बार-बार रिपीट करें, ये गलतियां ना हो। उस 3 घंटे का जो हमारा एग्जाम है, उस 3 घंटे के दौरान हम पूरे फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में बैठे, अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ तीनों घंटे हम काम करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको ये सोचकर जाना है घर से कि केवल 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। परेशान ना हो, 150 से 180 तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, उतना आप डिजर्व करते हैं, पहुंचेंगे, देखते हैं कैसे जाना है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या सोचकर जा रहे हो आप कि आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में। अब जरा सोच के देखो एक बात, इतनी पढ़ाई करने के बाद आप क्या कर से सोचकर जा रहे हो कि आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ना है, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़ना है, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में छोड़ना है। इससे आप कमाएंगे अलग ही लेवल पर होगा, एक अलग ही लेवल का पीस मिलेगा आपको, एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ आप घर से जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ाई इतनी की है और सोचकर क्या जा रहे हो देखो। और अगर आप ऐसा भी सोचकर जा रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है? आप 150 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। 150 क्वेश्चन का मतलब होता है 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का मतलब है कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो ये हमें फायदा मिलने वाला है यहाँ पर। अगर आप ये 30 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटजी लेकर चले हो, 30 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, 150 क्वेश्चन अटेंड करना है, एक तो अलग लेवल का आपको पीस मिलेगा, माइंड पूरा रिलैक्स होगा आपका, घर से एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, पूरे रिलैक्सेशन के साथ जाओगे। अभी देखते हैं क्या क्या फायदा उठाने वाले हैं, इस 150 का हम क्या क्या फायदा उठाने वाले हैं और किस तरीके से 150 से हमें 180 तक जाना है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ये जो 3 घंटे का ड्यूरेशन है, इसको आप क्या करना है, 4 स्लॉट में डिवाइड कर देना है। 4 स्लॉट में डिवाइड कर दो, 45 मिनट्स के 4 स्लॉट बना लो। पहले 45 मिनट में आप फिजिक्स अटेंड करो, या फिर अगर आप बायोलॉजी प्रेफर करते हो, केमिस्ट्री प्रेफर करते हो, जो प्रेफर करते हो आप वो आप अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे 45 मिनट में केमिस्ट्री, तीसरे में बायोलॉजी, और ये जो 45 मिनट बचा हुआ है, आपको समझ में आ गया, यही वो 45 मिनट है जिसमें मैं आपको 150 से 180 तक लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं किस तरीके से हमें अटेंड करना है पूरा एग्जाम। तो ये जो पहला 45 मिनट है, इस पहले 45 मिनट में आपको क्या अटेंड करना है? अगर आप फिजिक्स अटेंड कर रहे हो तो फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको वो 35 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने की स्ट्रेटजी बताई थी, इस 45 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब देखते हैं इसका क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आप ये सोचकर जा रहे हो, एक स्टूडेंट वो जो जिसने कि आपकी इतनी पढ़ाई की है, हो सकता है आपसे ज्यादा पढ़ाई की हो, लेकिन वो क्या सोचकर जा रहा है कि पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं, और एक आप जिसने उससे कम पढ़ाई की है और आप क्या सोचकर जा रहे हो कि आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इसका हमें क्या फायदा मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मान लिया आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया पहले 45 मिनट में, और ये जो फिजिक्स आपको वो जो सेट मिला हुआ, जो पेपर सेट मिला हुआ आपको, उस पेपर सेट में फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस पेपर का सबसे टफेस्ट, सबसे लेंथी क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक। अब सोचो इस स्टूडेंट के बारे में जो कि 180 सोच करके आया है, वो क्या करेगा, पहला ही क्वेश्चन देखेगा, पहले क्वेश्चन पे वो जूझेगा, उसके साथ होगा ना, उसको अटेंड करने की कोशिश करेगा, और सच में वो लेंथी क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन है, और मान लिया वो क्वेश्चन अगर इससे नहीं हो पाया तो क्या होगा इसके साथ, इसके दिमाग में तुरंत आएगा इतनी पढ़ाई करके आए थे, पहला ही क्वेश्चन अटेंड किया, वही नहीं हुआ, अब 180 कैसे हमारा पूरा होगा, ये सब थॉट आते हैं। ये होता है, यही होता है आपके साथ एग्जाम में। एक कोई स्टूडेंट जो कि 150 का सोच कर गया है, जो ये सोच कर गया है कि मुझे 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसके साथ क्या होगा, वो पहला क्वेश्चन अटेंड करेगा और उसको वो नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा उसमें ट्राई करेगा, नहीं आएगा तो दूसरे के ले जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी कोई टेंशन नहीं है, उसको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसके बाद वो 600 नंबर ला रहा है, ये उसके दिमाग में चलेगा। और ये आपके साथ होगा, ये जो मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अगर इस स्ट्रेटेजी से आपने 2-3 टेस्ट पेपर भी दे दिए तो आप इसमें पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा देने वाली है स्ट्रेटेजी आपको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा कि पहला क्वेश्चन अटेंड करेगा, और उस क्वेश्चन अगर उसको नहीं आया तुरंत थोड़ा सा ट्राई करेगा, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा, बिना किसी बर्डन के, पूरा रिलैक्सेशन के साथ होगा। आप तो पूरी सबसे वर्स्ट कंडीशन लेकर चलो, सबसे बेकार जो हो सकता है वो सोच के चलो। आपको मान लिया कि उस बार का पेपर ही बहुत टफ आया, बहुत टफ पेपर का मतलब क्या होता है, 5-7 क्वेश्चन ज्यादा टफ आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होंगे, मान लिया बहुत टफ पेपर आया है, और मान लिया कि जो दूसरा क्वेश्चन है ना, फिजिक्स का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही लेंथी है, बहुत ही टफ क्वेश्चन आया है। अब इसके बारे में सोचो जरा, ये 180 वाला ये दूसरा क्वेश्चन करने के बाद है, और दूसरा क्वेश्चन अटेंड करेगा, फिर वही दिक्कत, उसको ट्राई करेगा, नहीं हो रहा इससे, पूरी कोशिश करेगा, दिमाग भी खराब करेगा, टाइम भी खराब कर रहा है अपना, और अलग से जो डिप्रेशन आ रहा है, अलग से जो बर्डन उसके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो 180 का सोच रहा है, क्योंकि पढ़ाई की है इस बच्चे ने। तो
तो ये तो 180 का सोच कर आया है, तो अपने आप बर्डन आ रहा है इसके दिमाग में। और एक आप जो कि 150 का सोच कर गए हो, जिसको पता है कि 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं मुझे, उसके बाद भी मैं 600 नंबर ला रहा, वो क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, नहीं आ रहा तुरंत आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उसको ट्राई करेगा, नहीं आ रहा तुरंत थर्ड क्वेश्चन ले जाएगा, क्योंकि अभी भी वो परेशान नहीं हो रहा, अभी भी उसके हाथ में अभी भी 7 क्वेश्चन छोड़ सकता है वो। और ये होगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये होगा आपके साथ, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आपने 2-3 भी पेपर दे दिए ना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा और इसका पहला आप उठाओगे आप। मान लिया चौथा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, पांचवा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तब क्या होगा? एक इसके बारे में सोचो, जो कि 180 का सोच कर दिया, इसका तो पूरा पेपर चौपट हो जाएगा। टफ पेपर का मतलब क्या होता है? टफ पेपर में क्या होता है, 5-7 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, वही पूरा पेपर चौपट कर देते हैं। और ये बच्चा जो पूरी पढ़ाई की है, स्टूडेंट जो पूरी पढ़ाई करके जा रहा है, क्या होगा इसके साथ? इसका पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा पेपर, वहीं से पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया इसका। और एक आप जिसको पता है आप 7-8 क्वेश्चन तक जाते परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि हाँ 10 तक मैं छोड़ सकता हूँ, उसके बाद भी मैं सेफ जोन हूँ। और मेरी बात मानो, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप उस हिसाब से साल भर पढ़ाई की है आपने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 9 से 7-8 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है यानी वो किसी को नहीं आ रहा है, आप बहुत आसानी से छोड़कर आगे बढ़ोगे, यानी उस बार का पेपर ही बहुत टफ है, कट ऑफ ही बहुत हो जाने वाला है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये फायदा हमें मिलने वाला है यहाँ पर। ऐसा करके क्या किया, अगर एक 150 वाली स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हो, 30 क्वेश्चन छोड़ने की स्ट्रेटेजी अगर आप लेकर चल रहे हो, तो इससे आपने क्या किया, इससे आपने 2 चीजें की। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया एग्जाम में, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, शुरुआती क्वेश्चन नहीं आ रहे, तब भी आपका कॉन्फिडेंस जगमगाएगा नहीं। और दूसरा क्या किया आपने टाइम नहीं वेस्ट किया वहां पर उस क्वेश्चन पे, जिसकी वजह से आपका टाइम बचा लिया आपने। ठीक है, तो ये दोनों फायदे हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पूरे 3 घंटे जो मैंने आपको बोला ना, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, ऐसे आप पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो। वही ये दूसरा बच्चा ये नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या दिक्कतें वहां पर आएंगी। अब तो इस तरीके से हमें इस 45 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जैसे हमारा 45 मिनट कंप्लीट होगा तुरंत हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए चले जाएंगे। ठीक, तुरंत जैसे 45 मिनट कंप्लीट हुआ तुरंत आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए जाना है। फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री जाओगे, केमिस्ट्री कर रहे हो, बायोलॉजी जाओगे, जो भी आपने प्रेफर कर रखा है पहले का था, तुरंत आप दूसरे सब्जेक्ट में जाओ, क्योंकि आपको इस पैटर्न में पूरा ट्रेंड होना है। वो ट्रेंड कब हो पाओगे, जब आप लाइफ टाइम लिमिट के साथ काम करोगे। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लिमिट आपको रखनी पड़ेगी। जैसे 45 मिनट कंप्लीट हो रहा है तुरंत नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आप जब कुछ पेपर दे दोगे, कुछ टेस्ट दे दोगे, तो आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो। इस 45 में आपको दिखेगा कि 35 से भी ज्यादा कर पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, अपनी एफिशिएंसी नहीं लूज कर रहे हो, आप फंस नहीं रहे बीच में, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। ये सब चीजों का फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, बैक टू बैक 45 मिनट में, पहले 45 मिनट में आपने फिजिक्स किया, फिर 45 मिनट में आपने केमिस्ट्री की, नेक्स्ट 45 में आपने बायोलॉजी किया, और ये बैक टू बैक 45 मिनट देने के बाद क्या करने वाले हैं अपना। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग तो थक जाएगा आपका, क्योंकि बैक टू बैक काम कराया अपने दिमाग से, दिमाग थक जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, सो जाएंगे एग्जाम में, नहीं सो नहीं सकते, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, अब ओएमआर फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, ओएमआर फिल करेंगे। ठीक है, ओएमआर फिल करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आपको। ओएमआर फिल करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मान लो ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 100 नंबर क्वेश्चन मान लो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और इसके आंसर ऐसे दिए रहते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, ऐसे आंसर रहता है। ठीक, और मान लो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड आया और आपने टिक भी कर दिया, दूसरा आंसर सही है। और जब आप ओएमआर फिल करना स्टार्ट करते हो, ओएमआर फिल करते समय क्या करते हो, ऐसे मान लो ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे फिल करना है, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 देकर ये 3 ऐसे भर देते हो, और ये फिल करने के बाद आपका तुरंत दिमाग जाता है ये तो 2 फिल करना था, अब उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। और ये कितनी बड़ी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है आपके दिमाग में, वो आपको फील होता हो जाओगे ये सब गलतियां आपसे होती हैं। अब इन गलतियों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये गलतियां हो ही ना, क्या किया जाए इसके लिए, कुछ नहीं करना आपको। देखो ये 2 यहाँ पे लिखा है, इसके बगल में लिख दो, 100 के बगल में 2 लिख दो आप। इसी तरह मान लो 99 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बगल मान लो इसका आंसर 4 आया, इसके बगल में 4 लिख दो। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब जब आप ओएमआर फिल करोगे तो आप ओएमआर फिल करते समय आपको ये नीचे आना ही नहीं है, तो ये 2-3 का लफड़ा ही खत्म हो गया। ये 100 नंबर देखोगे और 100 नंबर के बगल में 2, ये देखो 2 फिल कर दिया आपने। अब ये वाली दिक्कत आपकी हो ही नहीं सकती, ये गलती आप करोगे ही, ये गलती होगी नहीं आपसे। और क्या फायदा मिलने वाला है आपको, सबसे बड़ा फायदा अपना टाइम बचाने
हो इसके साथ साथ, एक तो आपको एक्यूरेसी मिल रही है, 100% एक्यूरेसी मिल रही है, उसके साथ साथ अपना टाइम बचा रहे हो। टाइम कैसे बचा रहे हो अपना? ये देखिए 100 नंबर का आपको फिल करने के लिए ऐसे नीचे आते हो, 2 देखते हो, फिर ऐसे फिल करते हो। 99 बहुत लंबा सा क्वेश्चन, फिर ऐसे नीचे आते हो, ऐसे देखते हो, फिर फिल करते हो। अब क्या करोगे? 100 का 2, 99 का 4, ये टाइम देखो कितना बचा आपका। तो इस तरीके से अगर आप OMR फिल कर रहे हो, इस तरह से आप अगर आंसर टिक कर रहे हो अपने, तो दो आपने फायदे इससे पा लिए। एक तो अपना फिल करते समय जो गलतियां होने वाली हैं वो गलतियां आपकी नहीं होंगी, और दूसरा जो आपका टाइम बच रहा है यहाँ पर, ठीक। और ये कब करोगे आप OMR का फिल कर रहे हो? ये लास्ट का जो 45 मिनट है, इस लास्ट के 45 मिनट में आप OMR फिल कर रहे हो, और आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में क्या करोगे आप, बहुत आसानी से आप अपने OMR भी फिल कर चुके होगे, ठीक। और 100% एक्यूरेसी के साथ फिल कर रहे हो आप OMR अपनी। और इसके बाद ये भी आपके पास क्या होगा, 30 to 35 मिनट जो है वो आपके बचे रहेंगे, 30 to 35 मिनट आपके बचे हुए हैं। और ये 30 से 35 मिनट जो लास्ट के बचे हुए हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें अब चलेंगे हम 150 से 180 वाली जर्नी पे, ठीक है, 150 से 180 वाली जर्नी से। और ये जो आपका 150 से 180 की तरफ जब बढ़ोगे आप, ये अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ोगे, क्योंकि आपने पूरा पेपर अच्छे से किया है, OMR फिल करते समय कोई गलती नहीं हुई है, पूरी एफिशिएंसी उधर, और ये जो OMR फिल करोगे और खुशी होगी, बहुत अच्छे से फील हो गया, वो अलग ही सारी चीजें आपको एग्जाम में समझ में आती हैं, सब कुछ आपको एग्जाम में मिलती है, पता चलेगा आपको वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लास्ट के 30 to 35 मिनट में 150 से 180 तक पहुंचोगे, तो ये अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप चलोगे, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होगा, जो क्वेश्चन हो सकता था कि आप घर पे ना कर पाओ, वो क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। ऐसा होगा, ऐसा होता है, आप देखेंगे आपके खुद के साथ ऐसा होगा, अगर आप इस तरह से अपना पेपर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप क्वेश्चन अटेंड करोगे तो अपना 100% आप एग्जाम में दे सकते हैं। ये जो गलतियां आपसे हो रही हैं, जो नेगेटिव्स करके आ रहे हो, वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो ये हमने बात कर लिया कि अपनी नीट यूजी एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हमें हमारी एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम कैसे अटेंड करना है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। और ये जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हर एक लेवल का स्टूडेंट अपना जो उसने साल भर जो मेहनत की है उन्होंने, उस साल भर की मेहनत का 100% आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे भी अपना फीडबैक मिल पाए उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड बिकम अ डॉक्टर।